नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है 2047 विकसित मध्य प्रदेश का विजन है और 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी दौरान खास संदेश भी दिया है। दरअसल 77वें गणतंत्र दिवस की देश भर में धूम है। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी तक और विभिन्न जिलों में ध्वज फहराकर देश का गौरव और गर्व पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली, मौजूद नागरिकों का अभिवादन किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में विरासत से विकास के मिशन और विजन को साझा करते हुए प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया। जहां एक और उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर को बयां किया, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश के योगदान और लक्षित संकल्प के बारे में बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से मध्य प्रदेश को विकास, सुशासन और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। कहा कि मध्य प्रदेश जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, किसान समृद्धि और समग्र विकास के पथ पर निरंतर एवं सशक्त रूप से अग्रसर है। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रकृति एवं वन्य जीव सुरक्षा और आस्था से जुड़े स्थलों के विकास के साथ सतत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उद्योगों के विस्तार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से प्रदेश में आवागमन और कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देकर मध्य प्रदेश को दुग्ध राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुदृढ़ एवं प्रभावी रणनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया किया है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ रहा, आस्था, विकास और रोजगार के साथ मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार का लक्ष्य है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंवत्सर 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है।
तो देखिए, धूमधाम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भी साफ संदेश दिया है, आस्था, विकास और रोजगार के साथ मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश जी, देखिए, विकसित भारत में विकसित मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या लगता है आर्थिक, सामाजिक और यहाँ पर बात की जाए अगर मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें फर्स्ट रनर स्टेट मध्य प्रदेश बन रहा है। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश ने विकास का जो सिद्धांत अपनाया है उसमें एक गति पकड़ी है और इस गति में जो मध्य प्रदेश की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको सबसे आगे रखा है। और इस बार विकास में एक विशेषता ये है कि विकास के साथ विरासत को सहेजने का भी जो काम हुआ है, मोटे तौर पर चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का नारा था विकास के साथ विरासत को, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ उज्जैन का विकास हुआ है, कृष्ण पाथेय बना है, वैदिक घड़ी की हमने स्थापना की है। वैदिक घड़ी कल्पना कर सकते हैं कि संसार में समय की माप की जो ज्ञान था वो सबसे पहले भारत में आया, उस आधार पर वो वैदिक घड़ी बनी थी। लेकिन पिछले दिनों, पिछले कई सैकड़ों वर्षों तक क्योंकि भारत पर आक्रमण हुए और वो सारा ज्ञान खत्म हो गया, तो स्वाभाविक रूप से उस वैदिक घड़ी की स्थापना। संसार में आज अगर ये जो सन संवत चल रहा है तो उसका आधार विक्रम संवत है। 12 महीने का जो पहला था तो उसका विक्रमोत्सव उन्होंने आयोजित किया, कृष्ण पाथेय बनाया, रामपथ गमन और फिर नदी जोड़ो परियोजना। और स्वाभाविक रूप से ये सरकार जो दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, अगर हम विरासत से अलग हट करके बात करें, दो चीजों पर ज्यादा जोर दे रही है। वो जोर दे रही है एक कृषि पर और दूसरा उद्योग पर। कृषि कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन करेगी, अन्न की जरूरत संसार में पहले दिन से थी और आखिरी दिन तक रहेगी। और दूसरा, समृद्धि के लिए कहीं ना कहीं उद्योगों की बहुत आवश्यकता होती है। तो जिस तरीके से निवेश का इस सरकार ने अभियान चलाया, लेकिन कृषि और उद्योग उत्पादन के साथ हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि जीवन का आधार पर्यावरण है। क्योंकि हम सांस अगर 1 मिनट नहीं लेंगे तो क्या स्थिति होगी, साक्षी जी आप खुद अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस प्रकार धरती का वाटर लेवल ठीक रहे, अभ्यारण्य उन्होंने आगे बढ़ाए हैं और तेंदुआ, चीता और कई वो जो वनों का जो विकास किया है वो उन्होंने किया है। और 2-3 योजनाएं जो उनकी आज उनके परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो आगे चल करके देखने को मिलेंगे। जो उन्होंने कहा है कि एक बगिया माँ के नाम, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ दो संदेश एक साथ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो परिवार परंपरा है, माँ के प्रति हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो झलके। और उसके साथ अगर बगिया लगेगी तो पर्यावरण इससे सुरक्षित होगा। और फल उत्पादन में कईयों में तो हम 1 नंबर हैं, कईयों में 3 नंबर हैं, तो फल उत्पादन में भी हम होंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ये सारी योजनाएं दूरगामी प्रदेश निर्माण के लिए बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल। देखिए रमेश जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कुछ क्या कहा है, सुनवाते हैं, पहले फिर से चर्चा पर आएंगे हम। जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर में बने रहें,
इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कर। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ यहाँ पर संदेश दिया है। कई बातों को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रखा है। विकसित भारत की हो, विकसित मध्य प्रदेश की हो, दुग्ध उत्पादन को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, मुख्यमंत्री का विजन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। फिर से चर्चा पर आएंगे। रमेश शर्मा हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। रमेश जी, कई बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है। अब जैसे स्विट्जरलैंड में जो MOUs वहाँ पर साइन करके आए, दावोस में जो फोरम में मीटिंग्स जो हुई, MOUs यहाँ पर साइन किए गए, मध्य प्रदेश की जो एक ब्रांडिंग हुई है, ओवरऑल जो ब्रांडिंग हुई है, उससे मध्य प्रदेश को काफी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल ठीक आपने कहा साक्षी। एक समय था मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य माना जाता था कि जहां आधारभूत समस्याओं की, आवश्यकताओं की हमेशा समस्या रहती थी। जिस तरीके से उद्योगपति को, निवेश को बिजली की, सड़क की, पानी की एक समस्या रहती थी, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने, खासतौर से मोहन यादव जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया। और यही कारण है कि अभी दावोस में निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई उसमें। और इसके अलावा एक और बात है, निवेश की बैठकें लगभग हर सरकार में हुई है, कई सालों से होती चली जा रही हैं, लेकिन जितने तेजी के साथ जमीन पर उतरा है, यानी अगर इस 1 वर्ष में जितने सिग्नेचर हुए हैं, लगभग 30 से 33 करोड़ के लाख करोड़ के बीच में जो सिग्नेचर हुए हैं, उसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1/3 अगर वो जमीन पर उतर गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये गति पिछले सरकारों की गति से बहुत तेज है। एक और बात जो उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने देश को अग्रणी बनाने का जो संकल्प लिया है, तो स्वाभाविक रूप से देश अग्रणी कब बनेगा? प्रांत अग्रणी बनेंगे, सारे के सारे देश अगर तरक्की करेंगे तभी देश अग्रणी बनेगा। उस स्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए जो काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, स्वाभाविक रूप से निवेश के मामले में भी और कृषि के मामले में भी, भावांतर योजना का उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने जिक्र किया, तो स्वाभाविक रूप से इससे किसानों को उसमें लाभ ही मिलेगा। इसके अलावा कई प्रकार के और जो अनुदान बढ़ाए हैं, डेयरी के लिए खास तौर से उन्होंने जो अनुदान बढ़ाए हैं, और महिलाएं अगर डेयरी खोलना चाहें उनको और बढ़ाया है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इससे मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी और एक आयाम मिलेगा। तीसरा, उन्होंने जो संदीपनी आश्रम का मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, कोई कल्पना कर सकता है 5000 वर्ष पहले 3 स्थानों पर वो जमाना चला गया जब लोग कहते 5000 साल पहले मनुष्य जो है बिना कपड़ों के घूमता था, 4000 पहले लोह युग आया। सारी विकास को जो मान करके चलते थे केवल 2500 वर्ष के मान कर चलते थे, लेकिन अब द्वारिका की खुदाई में, उज्जैन की खुदाई में और कुरुक्षेत्र की खुदाई में स्पष्ट हो गया है कि भारत में 5000 वर्ष पहले विकसित सभ्यता मनुष्य की थी। तो उसी के तहत इतना बड़ा वो शिक्षालय रहा होगा कि जब कृष्ण जी पढ़ने आए थे, तो जब वो अयोध्या के राजा, मथुरा के राजा बन गए थे, कंस मारा जा चुका था, उसके बाद वो पढ़ने आए, तो स्वाभाविक रूप से तब वो राज परिवार के सदस्य थे। तो इसका अर्थ है कि संदीपनी आश्रम 5000 वर्ष पहले इतना उत्कृष्ट रहा होगा कि राज परिवारों के बच्चे भी वहां पर पढ़ने आते हैं। और फिर
फिर वो जो संदीपनी आश्रम की एक दूसरी विशेषता कि यदि राज परिवार का बच्चा पढ़ रहा है तो जो साधारण परिवार का बच्चा है वो भी उनके साथ पढ़ रहा है, वो बहुत साधारण परिवार का था, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो उनके साथ वो जो सुदामा जो था बहुत साधारण परिवार का था, तो स्वाभाविक रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जो सामाजिक समरसता को भी जोड़ देती थी, उसमें से कोई बड़े छोटे का भेद नहीं था, और शिक्षा बहुत उन्नत हुआ करती थी। तो जिस प्रकार मोहन यादव जी वो जो संदीपनी विद्यालय को विकसित कर रहे हैं, तो उनका प्रयास है कि वो जो भारतीय स्वरूप की झलक थी वो उसमें देखें। बिल्कुल बिल्कुल तो साफ स्वाभाविक नजर रूप से आता है एक उनके और- फैसलों पे रमेश जी, साफ नजर आता है मुख्यमंत्री के फैसलों में कि विरासत से विकास की ओर तो लगातार मध्य प्रदेश बढ़ ही रहा है। अब चाहे वो सांदीपनी आश्रम की बात हो, श्री कृष्ण पाथी की बात हो, या इस प्रकार की कोई भी योजना लाने की बात हो, मुख्यमंत्री ने और भी कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं, फिर से चर्चा करेंगे हम। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां, नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलन संगों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। हमारा प्रदेश आने वाला। तो देखिए, मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या किसानों को लेकर बात हो, दुग्ध उत्पादन को लेकर बात हो, सभी को लेकर मुख्यमंत्री सजग नजर आ रहा है। हमारे साथ रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा उनसे करेंगे। रमेश जी, मुख्यमंत्री ने एक और खास बात कही है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को दुग्ध राजधानी बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। रोड कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किसानों की बात हो, सभी को लेकर
लेकर मुख्यमंत्री सजग नजर आ रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, विकास का अगर कुछ आधार हो सकता है तो वो रोडों की कनेक्टिविटी हो सकती है। भाई गांव से व्यक्ति को अगर अस्पताल जाना है, जिले से आकर के राजधानी में आना है, तो उसको रास्तों की जरूरत है। खेत से अगर उसको अपनी फसल लेकर के आना है, मंडी तक जाना है, रास्तों की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने रोडों के निर्माण का काम अपनी टॉप प्रायोरिटी पर लिया, और जैसा कि मोहन यादव जी ने खुद भी कहा कि केवल गांव तक नहीं, बल्कि जो मजरे टोले हैं वहां तक कहीं ना कहीं रोडों की कनेक्टिविटी हो, और इसी के कारण निवेशक यहां पर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने दुग्ध उत्पादन की बात की, मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 दिशाओं में काम कर रही है। एक तो जो यहाँ पर हमारी गौशालाएं बनी हुई हैं, उसका उन्होंने प्रति गाय जो था वो खर्चा उसका बढ़ाया है, वो बढ़ा करके उन्होंने 40 रुपए तक किया, जैसी उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा किसानों को उन्होंने गाय खरीदने पर अनुदान बढ़ाया है, और विशेषकर जो महिलाएं अगर गौशाला चलाएंगी कम से कम 5 गायों की मिलकर के, तो उनको तो अनुदान के साथ साथ उनको बिना ब्याज के भी ऋण की उसमें काफी उसमें कंडीशन है कुछ बहुत सारी। तो कुल मिलाकर के गौशाला के प्रति जो जोर दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं इससे 2 लाभ होंगे। एक तो मध्य प्रदेश दूध में आत्मनिर्भर बनेगा और दूध का निर्यातक भी बनेगा। इसके अलावा जो खाली समय में किसान उपयोग कर सकता है अपने समय का, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। कई बार किसान को फसल में उतना आमदनी अगर नहीं है, तो अगर उसकी डेयरी चल रही है, दुधारू पशु है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इसकी तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। और फिर एक बात और उन्होंने जो कही थी बिजली के उत्पादन की, जी। एक समय मध्य प्रदेश माना जाता था अंधकार का प्रदेश। अब आज मध्य प्रदेश न केवल बिजली की अपनी जरूरतों को पूरी कर रहा है, बल्कि बिजली दूसरी जगह निर्यात भी कर रहा है। और अब जिस तरीके से उन्होंने बिजली का टारगेट और रखा है उसका उत्पादन बढ़ाने को, तो स्वाभाविक रूप से ये जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, हम अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बने और निर्यातक बने, दूध के मामले में आत्मनिर्भर बने और निर्यातक बने, हमारे गांव गांव मजरे टोले तक सड़क बने, और बिजली और पानी की जो व्यवस्था हमारे यहाँ 1.5-2 किलोमीटर से लोग बाल्टी भर भर के पानी लाते थे, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। बिल्कुल तो जो हर बिल्कुल घर बिल्कुल जो रमेश जी, जल तो योजना, देखा साफ तौर पर देख रहे हैं हम कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वो दुग्ध उत्पादन को लेकर हो, चाहे वो एनर्जी को लेकर हो, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सभी और मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी इस खास चर्चा में। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ है, चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वो एनर्जीज का क्षेत्र हो, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, मध्य प्रदेश को हर ओर से आत्मनिर्भर बनाना है, विकास की ओर आगे बढ़ाना है, और विरासत से विकास का जो संदेश है, जो संकल्प लिया गया है, उसे लेकर भी सजग यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। और उनका संदेश भी यहाँ पर साफ नजर आता है, आस्था, विकास और रोजगार, इन सबको मिलाकर नया मध्य प्रदेश जो बन रहा है वो वाकई में नजर आ रहा है। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।